नमस्कार। आज हम धातुओं की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को सुलझाएंगे। सोने की डलियां और जंग लगे पत्थर, इनके पीछे का छिपा हुआ विज्ञान क्या है? तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि क्यों हमें नदी में सोने की डलियां तो मिल सकती हैं, चमचमाती हुई एकदम शुद्ध, पर कभी शुद्ध लोहे की डली क्यों नहीं मिलती? लोहा जो इतना आम है, वो हमेशा जंग लगे पत्थरों में ही क्यों बंद मिलता है? यही है आज की हमारी पहेली। अच्छा, तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रकृति में धातुएं मिलती कैसे हैं। असल में इनके मिलने के दो मुख्य तरीके हैं। ये दो हालतें हैं। पहली है मुक्त अवस्था, या कह लीजिए नेटिव स्टेट। इसमें धातु अपने एकदम शुद्ध रूप में होती है, जैसे सोना, चांदी या प्लैटिनम, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। दूसरी और ज्यादा आम है संयुक्त अवस्था। इसमें धातु दूसरे तत्वों के साथ, मतलब नॉन मेटल्स के साथ रासायनिक रूप से जुड़ी होती है। ज्यादातर धातुएं हमें चट्टानों में इसी तरह बंद मिलती हैं। अब ये जो प्राकृतिक पदार्थ है इन्हें हम एक बड़े ग्रुप में डालते हैं, जिसे कहते हैं खनिज या मिनरल। मतलब जमीन की परत से जो भी प्राकृतिक चीज निकलती है, जिसकी एक खास केमिकल बनावट हो, वो एक खनिज है। और फिर खनिजों में से कुछ होते हैं सुपर स्पेशल। इन्हें हम कहते हैं अयस्क या ओर। अयस्क वो खनिज है जिससे किसी धातु को निकालना फायदे का सौदा हो, मतलब इकोनॉमिकली वायबल हो। और यही सबसे बड़ी बात है। और यहीं से एक बड़ी जरूरी लाइन निकल कर आती है। सारे अयस्क खनिज होते हैं, पर सारे खनिज अयस्क नहीं होते। बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी? चलिए समझते हैं। देखिए, चिकनी मिट्टी में एल्यूमिनियम होता है, तो वो खनिज तो है, पर उससे एल्यूमिनियम निकालना इतना महंगा है कि कोई फायदा नहीं, इसलिए वो अयस्क नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बॉक्साइट भी एक खनिज है, उसमें भी एल्यूमिनियम है, और उससे एल्यूमिनियम निकालना फायदेमंद है, तो बॉक्साइट एक अयस्क है। तो अब तक हमने देख लिया कि धातुएं कैसे मिलती हैं, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। क्यों, आखिर क्यों कुछ धातुएं आज़ाद घूमती हैं और ज्यादातर बेचारी बंधी हुई मिलती हैं? इसका जवाब केमिस्ट्री में छिपा है। और वो असली वजह है एक धातु की रिएक्टिविटी, यानी उसकी अभिक्रियाशीलता। जी हाँ, सारा का सारा खेल इसी एक चीज का है। तो ये रिएक्टिविटी है क्या भला? देखिए, कुछ धातुएं होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ये अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन रहती हैं, जैसे कोई सोशल बटरफ्लाई, एकदम एक्सट्रोवर्ट। वहीं दूसरी तरफ कुछ धातुएं होती हैं कम रिएक्टिव। वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देती, अपने पास ही रखना पसंद करती हैं, बिल्कुल शांत, सॉलिटरी इंट्रोवर्ट्स की तरह। और जब ये सोशल एक्सट्रोवर्ट यानी रिएक्टिव धातु अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देती है, तो एक जबरदस्त कनेक्शन बनता है, एक बहुत मजबूत बॉन्ड। इसी को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं आयनिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड बनता कैसे? बहुत सिंपल है। देखिए, पहला स्टेप, धातु का एटम अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है और पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। स्टेप 2, एक नॉन मेटल का एटम उस इलेक्ट्रॉन को लपक लेता है और नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को चुंबक की तरह खींचते हैं और चिपक जाते हैं, और बन जाता है एक मजबूत स्टेबल कंपाउंड। बस यही है आयनिक बॉन्ड का पूरा खेल। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल दुनिया में, प्रकृति में ये चीज कहाँ दिखती है? चलिए इसके सबूत देखते हैं। असल में जितने भी अयस्क हम जमीन से खोद कर निकालते हैं वो ज्यादातर यही आयोनिक कंपाउंड्स ही तो हैं, प्रकृति ने खुद बनाए हैं। जैसे लोहा हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और वही तो हमारा अयस्क है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। यहां साफ साफ दिखता है कि प्रकृति कैसे इन धातुओं को कैद करके रखती है। लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर हेमेटाइट बना रहा है, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ बॉक्साइट में बंद है, जिंक और लेड जैसी धातुएं सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड बना लेती हैं। ये सब वही आयनिक बॉन्ड हैं जो इन धातुओं को चट्टानों में कसकर जकड़ लेते हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे सुराग हैं। हमने रिएक्टिविटी समझ ली, आयोनिक बॉन्ड समझ लिया, अयस्क भी देख लिए। तो चलिए अब इन सब को जोड़ते हैं और अपनी शुरुआती पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देते हैं। तो सोना आजाद है और लोहा क्यों कैदी? क्योंकि सोना एक इंट्रोवर्ट है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता, किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए वो हमें शुद्ध मुक्त अवस्था में मिलता है। और लोहा एक एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। वो तो मौका देखते ही अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है और हेमेटाइट जैसे अयस्क में कैद हो जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली और सबसे बड़ी बात
किसी धातु की प्राकृतिक अवस्था उसकी रिएक्टिविटी तय करती है। कम रिएक्टिव धातुएं आज़ाद मिलेंगी, ज़्यादा रिएक्टिव धातुएं हमेशा किसी न किसी के साथ कंपाउंड बनाकर यानी अयस्क के रूप में मिलेंगी। और यही वजह है, यही आयनिक बॉन्ड की मजबूती है जिसके कारण हमें इन अयस्कों से धातु निकालने में इतनी मेहनत और एनर्जी लगानी पड़ती। जरा सोचिए, हमारी पूरी दुनिया, ये इमारतें, ये गाड़ियां, ये टेक्नोलॉजी, ये सब उन धातुओं पर टिकी है जिन्हें हमने इन्हीं आयनिक कंपाउंड से आज़ाद कराया है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए केमिकल सीक्रेट्स हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।